दोस्तों, आज की कहानी है कसम से। आज मेरी रात तुमने रंगीन कर दी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। मैं शनिवार की शाम ऑफिस से ही एक रात मायके में रुकने आ गई। सीमा दीदी भी 2 दिनों के लिए आई हुई थी। सोचा सबसे जी भर कर बातें करूंगी, पर मेरे पहुंचने के घंटे भर बाद ही रवि का फोन आ गया। मैं बाथरूम में थी, इसलिए मम्मी ने उनसे बातें करी। रवि ने फ़ोन करके बताया है कि तेरी सास को बुखार आ गया है। कुछ देर बाद मुझे यह जानकारी देते हुए माँ साफ तौर पर नाराज नजर आ रही थी। मैं फौरन तमतमाती हुई बोली, अभी मुझे यहाँ पहुँचे 1 घंटा भी नहीं हुआ है कि बुलावा आ गया। सासू माँ को मेरी एक दिन की आज़ादी बर्दाश्त नहीं हुई और बुखार चढ़ा बैठी। क्या पता बुखार आया भी है या नहीं। सीमा दीदी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने मन की बात कही। मैंने जब आज सुबह सासू माँ से यह एक रात रुकने की इजाज़त मांगी थी, तभी उनका मुंह फूल गया था। दीदी, तुम्हारी मैज है जो सास ससुर की झंझटों से दूर अलग रह रही हो। मेरा मूड पल पल खराब होता जा रहा था। अगर तुझे इन झंझटों से बचना है तो तू अपनी सास को अपनी जेठानी के पास भेजने की जिद पर अड़ जा। सीमा दीदी ने वही सलाह दोहरा दी जिसे मैं मेरी शादी के महीने भर बाद से देती आ रही है। मेरी तेज तर्रार जेठानी के पास ना सासू माँ जाने को राजी है और ना बेटा भेजने को। तुम्हें तो पता ही है, पिछले महीने सास को जेठानी के पास भेजने को मेरी जिद से खफा होकर रवि ने मुझे तलाक देने की धमकी दे दी थी। अपनी माँ के सामने उनकी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। दीदी, तू रवि की तलाक देने की धमकियों से मत डर, क्योंकि हम सबको साफ दिखाई देता है कि रवि तुझ पर जान छिड़कता है। सीमा ठीक कह रही है। तुझे रवि को किसी भी तरह से मनाना होगा। तेरी सास को दोनों बहुओं के पास बराबर बराबर रहना चाहिए। माँ ने दीदी की बात का समर्थन किया। मैंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, माँ, फिलहाल मुझे वापस जाना होगा। पागलों जैसी बात ना कर। माँ भड़क उठी। तू अब इतने दिनों बाद सिर्फ 1 दिन को बाहर निकली है तो यहाँ पूरा आराम करके जा। माँ, मेरी जिंदगी में आराम करना कहाँ लिखा है। मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। कहा अपना बैग उठाकर मैं ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। शिखा, तू इतना डर क्यों रही है? देख, रवि ने तेरे फौरन वापस आने की बात एक बार माँ से नहीं कही है। दीदी ने मुझे रोकने को समझाने की कोशिश शुरू की। दीदी, अगर मैं नहीं गई तो उनका मूड बहुत खराब हो जाएगा। तुम तो जानती ही हो कि ये कितने गुस्से वाले इंसान हैं। उन सब का समझाना बेकार गया और करीब आधे घंटे भर बाद मुझे दीदी व जीजाजी कार से वापस छोड़ गए। अपनी नाराज़गी दर्शाने के लिए दोनों अंदर नहीं आए। मुझे अचानक घर आया देख रवि चौंकते हुए बोले, अरे तुम वापस क्यों आ गई हो? मैंने तुम्हें बुलाने के लिए थोड़ी ही फ़ोन किया था। मेरे लौट आने से उनकी आंखों में पैदा हुई खुशी की चमक को नज़रअंदाज करते हुए मैंने शिकायत की, मुझे 1 दिन भी आपने चैन से अपने मम्मी पापा के घर नहीं रहने दिया। क्या एक रात के लिए आप अपनी बीमार माँ की देखभाल नहीं कर सकते थे? सच कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी मम्मी से तुम्हें वापस भेजने को नहीं कहा था। वापस बुलाना नहीं था तो फ़ोन क्यों किया? फ़ोन तुम्हें सूचना देने के लिए किया था। स्वीट हार्ट, क्या सूचना कल सुबह नहीं दी जा सकती थी? मेरे सवाल का उनसे कोई जवाब देते नहीं बना। उनके आगे बोलने का इंतज़ार किए बिना मैं सासू माँ के कमरे की तरफ चल दी। सासू माँ के कमरे में घुसते ही मैंने तीखी आवाज़ में उनसे एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। मम्मी जी, मौसमी बुखार से इतना डरने की क्या ज़रूरत है? क्या एक रात के लिए आप अपने बेटे से सेवा नहीं करा सकती थी? मुझे बुलाने को क्यों फ़ोन कराया आपने? मैंने एक बार भी रवि से नहीं कहा कि तुझे फ़ोन करके बुला ले। इस मामले में तेरे ऊपर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है बहू। सासू माँ फौरन मुझसे भिड़ने को तैयार हो गई। इनके लिए तो मैं
खाना साथ लाई हूँ। आपने क्या खाया है? मैं सुबह जो दाल बनाकर मेरा मन कई दाल वाल खाने का नहीं कर रहा था। उन्होंने नाराज लहजे में जवाब दिया, तो बाजार से टिक्की या छोले भटूरे मंगवा दूँ? बेकार की बातें करके तू मेरा दिमाग मत खराब कर बहू। सच में मेरा दिमाग खराब है, जो आपकी बीमारी की खबर मिलते ही यहाँ भागी चली आई। जिस इंसान के पास इतनी जोर से चिल्लाने और लड़ने की एनर्जी है, वह बीमार हो ही नहीं सकता है। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा तो मन ही मन चौंक पड़ी, क्योंकि मुझे महसूस हुआ मानो गर्म तावे पर हाथ रख दिया है। तो मुझे और ज़्यादा तंग करने के लिए आई है क्या? देख, मेरे ऊपर किसी तरह का एहसान चढ़ाने की कोशिश मत कर। उनकी तरफ से पूरा ध्यान हटाकर मैं रवि से बोली, आप खड़े खड़े हमें ताड़ क्यों रहे हैं? गीली पट्टी क्यों नहीं रखते हो मम्मी जी के माथे पर? उन्हें तेज बुखार है। मैं अभी गीली पट्टी रखता हूँ, कह वह हड़बड़ाए से रसोई की तरफ चले गए। मैं आपके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने जा रही। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मेरे लिए तुझे कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वे नाराज ही बनी रही। मैं भी फौरन भड़क उठी। आपको भी मुझे ज़्यादा तंग करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं मैं क्यों आपके इतने नखरे उठाती हूँ। बड़े भाई साहब के पास जाकर रहने में पता नहीं आपको क्या परेशानी होती है। तू एक बार फिर कान खोलकर सुन ले कि मेरा यह घर है और मैं हमेशा यहीं रहूँगी। तुझसे मेरे काम ना होते हों तो मत किया कर। बेकार की चकचक से मेरा समय बर्बाद करने की बजाय यह बताओ कि क्या चाय पियोगी? मैंने अपने माथे पर यूं हाथ मारा मानो बहुत तंग हो गई हूँ। तू मेरे साथ ढंग से क्यों नहीं बोलती है बहू? यह सवाल उन्होंने कुछ धीमी आवाज में पूछा। अब मैंने क्या गलत कहा है? तू चाय पीने को पूछ रही है या लठ मार रही है? आपको तो मुझसे जिंदगी भर शिकायत बनी रहेगी। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी, इसलिए तुरंत रसोई की तरफ चली गई। मैं रसोई में आकर दिल खोलकर मुस्कुराई और फिर खिचड़ी व चाय बनाने में लगी। कुछ देर बाद पीछे से आकर रवि ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और भावुक होकर बोले, माँ का तेज बुखार देखकर मैं घबरा गया था। अच्छा हुआ जो तुम फौरन चली आई। वैसे वेरी सॉरी कि तुम एक रात भी मायके में नहीं रह पाई। तुमने कब मेरी खुशियों की चिंता की है जो आज सॉरी बोल रही हो? मैंने उचुक कर उनके होठों को चूम लिया। तुम जवान की कड़ी होकर दिल की बहुत अच्छी हो। मैं सब समझ रही हूँ। अपनी बीमार माँ की सेवा कराने के लिए मेरी झूठी तारीफ करने में तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, तुम सचमुच दिल की बहुत अच्छी हो। सच, बिल्कुल सच। तो कमरे में मेरे लौटने से पहले तो सो मत जाना। अपने प्रोग्राम को गड़बड़ कराने की कीमत तो पक्का मैं आज रात को ही वसूल करूंगी। मैंने उनसे लिपट कर फटाफट कई सारे चुम्बन उसके गाल पर अंकित कर दिए। आजकल तुम्हें समझाना मेरे बस की बात तो नहीं है। उन्होंने कसकर मुझे अपनी बाहों में भींच लिया। तो समझने की कोशिश करते ही क्यों हो जाओ। जाकर अपनी मम्मी के पास बैठो, कहा मैंने हंसते हुए उन्हें किचन से बाहर धकेल दिया। वे ठीक कह रहे हैं। महीने भर से अपने व्यवहार में आए बदलाव के कारण मैं अपनी सास और इनके लिए जानबूझ पहेली बन गई हूँ। अपनी सास के साथ वैसे अभी भी मैं बोलती तो पहले जैसा ही तीखा हूँ, पर अब मेरे काम हमेशा आपसी रिश्ते को मजबूत देने व दिलों को जोड़ने वाले होते हैं। तभी मैं बिना बुलाए अपनी बीमार सास की सेवा करने लौट आई। कमाल की बात तो यह है कि मुझ में आए बदलाव के कारण मेरी सासू माँ भी बहुत बदल गई है। अब वे अपने सुख दुख मेरे साथ सहजता से बांटती हैं। पहले हमारे बीच नकली व सतही शांति कायम रहती थी, पर अब आपस में खूब झगड़ने के बावजूद हम एक दूसरे के साथ खूब असंतुष्ट नजर आती हैं। सबसे अच्छी बात यह हुई कि अब हमारे झगड़ों व शिकायतों के कारण रवि टेंशन में नहीं रहते हैं और उनका ब्लड प्रेशर सामान्य रहने लगा है। सच तो यही है कि इनकी खुशियों व विवाहित जीवन की सुख शांति बनाए रखने के लिए ही मैंने खुद को बदला है। मम्मी और मेरे बीच हो रहे झगड़े में कभी अपनी टांग अड़ाई तो आपकी खैर नहीं। महीने भर पहले दी गई मेरी इस चेतावनी के बाद
वे मंद मंद मुस्कुराते हुए हमें झगड़ते देखते रहते हैं। जोरू के गुलाम अभी तो अपनी माँ की तरफ से बोलकर मम्मी जी जब कभी इन्हें उकसाने को ऐसे डायलॉग बोलती हैं तो ये ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। सास ससुर से दूर रही अपनी सीमा दीदी की मौज मस्ती से भरी जिंदगी की तुलना अपनी जिम्मेदारियों भरी जिंदगी करके मेरे मन में इस वक्त गलत तरह की भावनाएं कुलबुला रही हैं। सासू माँ के ठीक हो जाने के बाद पहला मौका मिलते ही किसी छोटी बड़ी बात पर उनके उलझकर मैं अपने मन की सारी खींच व तनाव बाहर निकाल फेंकूंगी।